हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम जेनेटिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये एमसीक्यू सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर नीट बायोलॉजी एमसीक्यूज में उसे देख सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आप वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो आप पूछना चाहते हैं या आपका अपना पहले से कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो वक्त पर आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 2 तरीके की चीज़ है। एक तो थ्योरी वाला पार्ट है, दूसरा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर सवाल जो आज सेलेक्ट किए हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से। अगर थ्योरी वाले पोर्शन से भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं साथ में ऑप्शंस के साथ। मैं आपको वो फुल डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, How many types of gametes are found in F1 progeny of cross ABC और ABC? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि आप जब जेनेटिक्स पढ़ रहे होगे तो वहाँ टीचर ने आपको ये बताया होगा कि अगर इस तरीके का कंडीशन है तो ऐसा प्लांट कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, तो आप बोलेंगे 1 तरह के गैमेट्स। ठीक है, और अगर ऐसा तो भी आप बताएंगे एक ही तरह के गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन दे रखी हो ऐसा तो कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, तो 2 तरह के बनाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि होमोजाइगस कंडीशन में 1 तरह के गैमेट बनते हैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन में, सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 टाइप के गैमेट बनते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर डायरेक्ट क्रॉस के हिसाब से बताऊं, जैसे कि राउंड एंड येलो सीड्स के लिए काफी मशहूर है, आप होमोजाइगस कंडीशन में ऐसे लिखते हैं ना, ये कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, तो आप बोलेंगे ये भी एक ही तरह के गैमेट्स बनाएगा। ऐसे गैमेट जिसमें कि राउंड एंड येलो दोनों ही एलील्स मौजूद हों। ठीक है, और अगर रिंकिड एंड ग्रीन सीड्स हों इस तरीके से तो ये कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, ये भी एक ही तरह के गैमेट्स बनाएगा इस तरीके से। समझ आ रही बात। लेकिन अगर डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको दे रखी हो, जैसे कि F1 हाइब्रिड में आपने ये वाला सवाल किया होगा क्लासेस में, तो ये कितने तरह के गैमेट्स बनाता था, तो आपको याद है 4 तरह के गैमेट्स, है ना। इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल R को कैपिटल Y के साथ, कैपिटल R को स्मॉल y के साथ, स्मॉल r को कैपिटल Y के साथ और स्मॉल r को स्मॉल y के साथ। सही, 4 तरह के गैमेट्स। अब 4 तरह के गैमेट जब बनते हैं जब डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन दे रखी है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये तो इस तरीके से है और ये दोनों कैपिटल Y, अब ये कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो आप ये लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y के साथ और स्मॉल r कैपिटल Y के साथ। यानी कि अगर सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, अब भले ही वो इस तरीके की कंडीशन हो, सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, या वो ऐसी हो। समझ में नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये ऐसे दे रखा होता दोनों ही स्मॉल होते तब भी वही बात है, क्योंकि सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अब भी आप बोलेंगे कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ, फिर आपको इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि अगर सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, और अगर डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तो 4 टाइप के गैमेट्स बनते हैं। ऐसे आप रट लीजिए कि अगर ट्रिपल हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख दूं a स्मॉल a b स्मॉल b c स्मॉल c, ट्रिपल हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो यहां पर बनते हैं 8 टाइप्स ऑफ गैमेट। कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं? 8 टाइप्स ऑफ गैमेट। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपके कोर्स में नहीं है तो वो जो 8 तरह के गैमेट्स होंगे वो देखने में कैसे होंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पर आप आंसर ही याद कर सकते हैं बस। समझ में आएगा। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि यहां पर 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन की बजाय वो क्वेश्चन में ऐसे लिख दे कि A दोनों कैपिटल, B स्मॉल b और C दोनों कैपिटल। अब ये कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा? अब क्योंकि यहां पर भी सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन है इसलिए आप बोलेंगे ये भी 2 ही प्रकार के गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल A B C।
ठीक है ना, और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर वो इसी को इस तरीके से लिखते हैं कि ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी और कैपिटल सी कैपिटल सी, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन है? दो। अगर दो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, दो हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो गैमेट्स कितने तरीके बनते हैं? चार। तो यहाँ पर भी कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे? चार। क्या बात समझ में आ गई? मतलब मेरा कहने का ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के वो बच्चा सवाल कर ही नहीं सकता जिसके सबसे पहले गैमेट्स वाला पार्ट क्लियर ना हो, ठीक है। तो अगर सिंगल होमोजाइगस कंडीशन होगी तो 1, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस टाइप वाली बात हो या डायहाइब्रिड वाली बात हो या फिर वो ट्राइहाइब्रिड वाली बात हो, जैसे कि अगर वो दोनों ए कैपिटल, दोनों बी कैपिटल और दोनों सी कैपिटल अगर लिख देता है तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, ए बी सी, ठीक है। अच्छा, तो मैं दोबारा सवाल पढ़ा। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन F1 प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस ABC into ABC। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से, दो प्लांट दे रखे हैं ए बी सी, इसको क्रॉस कराया गया ए बी और सी, ठीक है। इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन का जो प्लांट होगा F1 हाइब्रिड वो कैसा होगा? ए स्मॉल है, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन F1 प्रोजेनी, ये कितने प्रकार के गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। अब आप पहले ये देखो इसमें कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन है? 1 2 3। अब अगर 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं? 8 टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है ना। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट विद ग्रीन पॉट्स, प्योर टॉल पी प्लांट विद ग्रीन पॉट्स एंड ड्वार्फ पी प्लांट विद येलो पॉट्स विल प्रोड्यूस टॉल F2 प्लांट्स आउट ऑफ 16। देखिए, इस तरीके क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट्स में, उसने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया था, है ना। और हर एक कैरेक्टर में उसने 2 ट्राइट्स को देखा था। 7 कैरेक्टर्स कौन से थे? हाइट ऑफ द प्लांट था, इसके अलावा 2 फ्लावर के कैरेक्टर थे, 2 पॉड के कैरेक्टर थे और 2 सीड के थे, है ना। कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉड और शेप ऑफ पॉड। तो ये तो 7 कैरेक्टर्स थे। अब हर एक कैरेक्टर में 2 बातें, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट एक कैरेक्टर है, उसमें 2 ट्राइड थे, टॉल और ड्वार्फ, है ना। शेप ऑफ सीड में भी 2 ट्राइड थे, जैसे कि राउंड और रिंकल्ड। तो इन सब में फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे कि जब हम सीड की बात करते हैं तो राउंड एंड येलो ये दोनों चीजें सीड्स के अंदर डोमिनेंट है और रिंकल्ड और ग्रीन वो दोनों रिसेसिव है। अब अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो सवाल है अक्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट विद ग्रीन पॉट्स। तो पॉड में अगर ग्रीन कलर दे रखा है तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, है ना, क्योंकि येलो कलर तो उधर सीड में डोमिनेंट है और दोनों में उल्टा है, जो कलर सीड में डोमिनेंट है वो इधर पॉड में रिसेसिव है। तो अगर सीड में येलो कलर डोमिनेंट है तो फिर पॉड में कौन सा कलर डोमिनेंट होगा? ग्रीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो क्रॉस कराया है, क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट विद ग्रीन पॉड्स, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर लिए, एंड ड्वार्फ पी प्लांट विद येलो पॉड्स, इसका ये दोनों रेसिसिव कैरेक्टर हो गए, विल प्रोड्यूस टॉल F2 प्लांट्स आउट ऑफ 16। 16 में कितने टॉल F2 प्लांट्स होंगे? मैं फिर दोबारा बताता हूँ, जैसे कि सवाल के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि टॉल प्लांट है विद ग्रीन पॉट्स, डोमिनेंट कैरेक्टर में इसको कैपिटल से ले लिया, इसको इन्होंने क्रॉस कराया विद ड्वार्फ पी प्लांट विद येलो पॉट्स, ठीक है ना। जब हम इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन के अंदर जो हाइब्रिड बनेगा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल G स्मॉल g, ये F1 हो जाएगा। मतलब ये भी देखने में टॉल और ग्रीन पॉड वाला होगा, लेकिन ये वाले भी जीन्स एलील इसके अंदर आ जाएंगे। अब जब आप एक नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस जब कराते हो तो इसके अंदर सेल्फ पोलेशन कराते हो, है ना। अब ये कितने तरीके गैमेट्स बनाएगा? ये भी 4 तरीके गैमेट्स बनाएगा, ये भी 4 तरीके गैमेट्स बनाएगा, फिर पानेट स्क्वायर बनेगा 16 का, है ना। अब उसमें भी F2 जनरेशन वगैरह देखें तो हमें पहले से मालूम है कि F2 जनरेशन का जो फेनोटाइपिक रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1, है ना। F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो याद होगा आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का। इसमें भी ये बात आपको पहले से याद होगी, इसके अंदर जो 9 आते हैं वो होते हैं जिनमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट मतलब 9 ऐसे होंगे जो कि टॉल और ग्रीन पॉड वाले होंगे,
है ना, और 1 वो होते हैं जिनके अंदर दोनों कैरेक्टर रेसिडेंट, यानी ये ड्वार्फ और येलो पॉड वाले होंगे, ठीक है। 3 वो होंगे जिनके अंदर एक कैरेक्टर डोमिनेंट एक रेसिडेंट, यानी कि वो टॉल के साथ येलो पॉड वाला होगा या फिर वो ड्वार्फ के साथ ग्रीन पॉड वाला होगा, है ना। मैंने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया, के वाली बात आपकी समझ में आ रही। अब इन्होंने ये कहा है कि आपसे सवाल भी पूछा है कि क्रॉस कराया गया बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट विद ग्रीन पॉड्स, है ना, एंड ड्वार्फ पी प्लांट विद येलो पॉड्स will produce tall F2 plants out of 16. Tall F2 प्लांट मतलब F2 जनरेशन में टॉल प्लांट कितने होंगे 16 में से। इस तरीके के सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है टॉल F2 प्लांट्स कितने होंगे, है ना। अब इस सवाल के अंदर वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो आप वैसे ही देख सकते हैं स्मॉल टी स्मॉल, ये कैपिटल ये कैपिटल, तो ये आंसर हो गया 9 और 3 12, यानी कि टॉल F2 प्लांट होंगे 12 आउट ऑफ 16। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि टॉल की बात कर रहे हो तो टॉल एक डोमिनेंट ट्राइट है ना, तो जब जब वो क्वेश्चन में आपसे डोमिनेंट ट्राइट पूछेगा, डोमिनेंट ट्राइट पूछेगा तो आपको हमेशा यही बताना होगा डोमिनेंट ट्राइट रहेंगे 12 आउट ऑफ 16, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपसे रेसेसिव ट्राइट मालूम कर लेता, जैसे कि सपोज वो आपसे यही पूछ लेता कि बताइए कि ड्वार्फ F2 कितने होंगे, तो 3 और 1 4, ठीक है, तो आपको बोलना होता 4 आउट ऑफ 16। तो जब कभी वो इस तरीके का आपको सवाल दे, एक नॉर्मल डायहेब्रिड क्रॉस का सवाल दे दे और आपसे वो F2 जनरेशन में जो नाम लेता है कि वो टॉल F2 कितने होंगे या ग्रीन पॉड वाले F2 कितने होंगे, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट ट्राइट पूछ रहा है। तो अगर वो डोमिनेंट वाला पूछ रहा है तो आपको आंसर देना होगा 12, ठीक है। और अगर वो रेसेसिव ट्राइट पूछ रहा होगा तो फिर रेसेसिव ट्राइट में आपको आंसर देना होगा 4, जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है डॉर्फ प्लांट कितने होंगे या फिर येलो पॉड वाले प्लांट कितने होंगे, तो रेसेसिव ट्राइट में आपको आंसर देना होगा 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि उसने डोमिनेंट ट्राइट पूछा तो आंसर हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of progeny obtained through dihybrid cross of Mendel is 1280 1280 in F2 generation. How many are recombinants? The total number of progeny obtained through dihybrid cross of Mendel is 1280 in F2 generation. एक नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस कराया है और F2 जनरेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मिली है वो 1280 मिली, यानी 1280। इसमें वो इनसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी आर रिकॉम्बिनेंट्स, इसमें से रिकॉम्बिनेंट्स कितने होंगे। तो आपको ये बात मालूम है कि F2 जनरेशन के अंदर जो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों डोमिनेंट, ये दोनों रेसेसिव और बीच वाले दोनों रिकॉम्बिनेंट्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि F2 जनरेशन में जो रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं वो कितने होते हैं 6 आउट ऑफ 16, ठीक है, अगर फिनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से बात की जाए। अगर जीनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से बात की जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन कितना होता है 12 24 12 12 1, है ना, 12 24 12 12 1, है ना। तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट्स कितने होते हैं, बीच वाले सारे रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, ये एकदम पेरेंट की तरह होगा पहला वाला और लास्ट वाला भी। तो इसका मतलब ये होगा अगर जीनोटाइपिक के हिसाब से पूछ रहा है तो आपको बोलना होगा रिकॉम्बिनेंट 16 में से 14, है ना, 14 रिकॉम्बिनेंट्स होंगे आउट ऑफ 16। क्या बात समझ में आ रही है। अब ये सवाल जब जब आया है तो उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो फिनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से दिए हैं। वैसे अगर वो साथ में बोल दे कि रिकॉम्बिनेंट्स आपको फिनोटाइपिक रेशियो के साथ सोचना है जीनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से, तो बात अलग है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है वो फिनोटाइपिक के हिसाब से, यानी आप ये मान के चलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स कितने रहेंगे 6 आउट ऑफ 16। अब उसने ये बता दिया क्वेश्चन के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 1280 है, 1280, और इसमें से आपको रिकॉम्बिनेंट बताने। तो एक जनरल बात आप जानते हो फिनोटाइपिक रेशियो को 9:3:1, तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने रहेंगे 6 आउट ऑफ 16। अब आप इसे काट लोगे, जैसे 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, है ना, 4 2 8 4 3 12 4 2 8, है ना, 2 1 2 2 6 12 16 3 48, 480। तो हाँ, तो ऑप्शन है हमारा सी, 480 हो जाएगा। समझ में आ गया। मतलब ऑप्शंस भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको बात पता है तो आप खुद ही देख लो कि आपका कौन सा आंसर ठीक रहेगा।
मुझे फिलहाल इस सवाल के जरिए आपको बात बतानी थी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और वो आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट देकर आपसे पूछता है इसमें रिकॉम्बिनेंट्स कितने होंगे या फिर पेरेंटल टाइप्स कितने होंगे, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट्स है 6 है ना, तो फिर पेरेंटल टाइप्स कितने होंगे, ये 9 और 1 10 है ना। तो यही क्वेश्चन अगर वो पूछ लेता है कि पेरेंटल टाइप्स कितने होंगे तो अब आपको सॉल्व करना होगा 10/16 से इनटू 1280। समझ में आ रही बात। वो एक क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस दे दे और F2 जनरेशन में आपसे पूछ ले कि पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में रेशियो कितना होगा, है ना, ऐसे ही तो पूछ सकता है। तो पेरेंटल कितने हैं 10 और रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं 6 है ना, तो रेशियो कितना आएगा 10:6 या फिर उसे कार्टिव रेशियो दे सकता है वो 2 5 10 5:3, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल 10:6 वाला भी आ चुका है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इज फिट इनटू अ पनेट स्क्वायर विद 16 बॉक्सेस। आप जानते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में 16 बॉक्सेस वाला पनेट स्क्वायर बनता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स अवेलेबल आर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स अवेलेबल आर। तो इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फिनोटाइप जीनोटाइप में क्या फर्क होता है ना। तो द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो देखने में वो टॉल है, ड्वार्फ है, राउंड है, रिंकल्ड, ये सब फिनोटाइप होते हैं, है ना। एंड द इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेन, कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों टी कैपिटल है, इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है जीनोटाइप, है ना। तो सवाल ये है F2 जनरेशन में the maximum number of different phenotypes available are, डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने टाइप्स के आपके फिनोटाइप्स मिलेंगे, फिनोटाइप्स। तो अब नॉर्मली अगर हम डायहाइब्रिड रेशियो देखते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन रेशियो देखते हैं तो 9331 आता है। तो 9331 का मतलब क्या होगा, आपको कितने तरीके के फिनोटाइप्स मिलेंगे, 1 2 3 4 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन F2 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ अ डायहाइब्रिड F1। कोई बोल रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 को क्रॉस कराने के बाद F2 जनरेशन में हमें कितने टाइप्स के जीनोटाइप मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब उसको कहने का ये है कि अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो फिर F1 इसका ये रहेगा ना, जैसे राउंडेड येलो सीट में ये बनाते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसको हम इसी से करा देते हैं F2 जनरेशन देखने के लिए, है ना। याद होगा आपको, इसको इससे इसके भी 4 तरीके हैं, इसके भी 4 तरीके हैं, तो 16 वाला स्क्वायर बनता है। तो जीनोटाइपिक रेशियो इसका कितना रहता है 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1, सही है 12 24 12 12 1 F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो। अगर हम इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब हमें कितने टाइप्स के जीनोटाइप मिलते हैं 9। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तरीके सवाल हो गए। अगर वो F2 जनरेशन पूछता है आपको कितने टाइप्स के फिनोटाइप्स मिलेंगे तो आपका आंसर होगा 4, और अगर वो पूछता है कि F2 जनरेशन कितने तरीके के जीनोटाइप्स मिलेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 9, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से सोचें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो कितना आता है 1:2:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमसे पूछ लेता है कि F2 जनरेशन में कितने टाइप्स के फिनोटाइप मिलते हैं तो आपको बोलना चाहिए 2, और कितने टाइप के जीनोटाइप्स मिलते हैं तो आपको बोलना चाहिए 3 मोनोहाइब्रिड। डायहाइब्रिड में F2 जनरेशन में कितने टाइप के फिनोटाइप्स 4, और कितने टाइप के जीनोटाइप्स तो आंसर होना चाहिए 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है in a monohybrid cross between two heterozygous individual, the number of pure homozygous individual obtained in F1 generation is। एक monohybrid cross है between two heterozygous individual, दो heterozygous individual के बीच में। तो मान लीजिए मैंने ये हाइट में heterozygous condition ले लिया कैपिटल T स्मॉल t, इसको इसी से क्रॉस करा दिया, सही है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही क्लियर किया था गैमेट्स कितने प्रकार के बनाए, ये कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 तरह के गैमेट्स बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। ये भी सेम है, 2 तरह के गैमेट्स बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको हम इसके साथ लिखेंगे दोनों टी कैपिटल, इसको हम इसके साथ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए कि प्योर होमोजाइगस वाले कौन से हैं 2, और 2 कैसे हैं हेटेरोजाइगस टाइप या रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो सवाल ये था कि इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स
between two heterozygous individuals, the number of pure homozygous individuals obtained in F1 generation is, अगर दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन में आपको कितने होमोजाइगस मिले, कितने मिले होमोजाइगस? 2, 4 में से है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in Mendel's experiment how many different types of seeds are produced from a short plant with wrinkled seeds? मतलब क्वेश्चन में नहीं दे रहा और ये पूछा है कि in Mendel experiment how many different kinds of seeds are produced from a short plant with wrinkled seeds? ये कितने तरह के सीड्स बनाएगा, तो एक्चुअल में कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, है ना। तो ये बात शुरुआत में हो चुकी थी कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन देख लेते हैं पहले। अब जैसे कि सब होमोजाइगस कंडीशन, इसका मतलब कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, एक ही प्रकार के, इसका मतलब आंसर कितना होगा 1। ठीक है, ratio of progeny when a red colored heterozygote is crossed with a white colored plant in which red color is dominant to white color. क्वेश्चन दोबारा, रेशियो ऑफ प्रोजेनी व्हेन अ रेड कलर्ड हेटेरोजाइगोट ऐसा हो जाएगा, है ना, इज क्रॉस विद अ व्हाइट कलर्ड प्लांट, व्हाइट को ऐसे मान लेते हैं, व्हाइट कलर प्लांट इन विच रेड कलर इज डोमिनेंट टू व्हाइट कलर, प्रोजेनी का रेशियो बताना है। तो दो तरीके से हो सकते हैं सवाल, एक तो ये कि मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि ये सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दो तरीके गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये एक ही तरीके बनाएगा, है ना। इसको आप इसके साथ मिलाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके साथ में स्मॉल आर, ये रेशियो कितना रहेगा 1:1, है ना। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक इसमें हेटेरोजाइगस है और एक रेसेसिव है। हेटेरोजाइगस को रेसेसिव के साथ जब क्रॉस कराते थे हो जाता है टेस्ट क्रॉस, है ना, और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना आता है 1:1, है ना। और अगर ये डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो हो तो आंसर कितना होगा 1:1 4 बार। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लेंगे, अगर ऐसा होता है कि हेटेरोजाइगस को रेसेसिव से क्रॉस करा है तो बिना सॉल्व करे भी आप आंसर बता सकते हैं 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप, ये आपको दे रखा है AA, BB और CC। क्वेश्चन पूछा कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, है ना। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो जब सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन में कितने तरह के गैमेट्स बनाएगा, तो आप बोलेंगे दो तरह के गैमेट्स बनाएगा। वो कैसे होंगे, इस तरह के A, B, C और A स्मॉल b और कैपिटल C। ठीक है, तो मतलब इन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही अपना सॉल्व कर लीजिए, फिर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी पॉड वर चूजन बाय मेंडल। तो मेंडल ने जब रिसर्च किया था पाइसिम सेटाइवम पी प्लांट पे, टोटल उसने 7 कैरेक्टर पर स्टडी किया था, है ना। वो 7 कैरेक्टर कौन से थे, एक तो था हाइट ऑफ द प्लांट, 2 उसमें पॉड के कैरेक्टर थे, 2 फ्लावर के थे और 2 सीड के थे, है ना। फ्लावर में क्या था, कलर ऑफ फ्लावर और पोजीशन ऑफ फ्लावर, पॉड में क्या था, शेप ऑफ पॉड और कलर ऑफ पॉड, सीड में क्या था, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी पॉड वर चूजन बाय मेंडल। पी पॉड के कितने थे, तो आंसर जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the color based contrasting triads in 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant were, color based characters कितने थे, तो टोटल 7 थे। उसमें कलर बेस कौन कौन से थे, एक फ्लावर कलर का था, एक सीड कलर का था और एक पॉड कलर का था, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट, हेटेरोजाइगोट टॉल प्लांट कैपिटल T स्मॉल t is crossed with homozygous dwarf plant, then what will be the percentage of dwarf plant in the next generation। क्वेश्चन ये है कि हेटेरोजाइगोट टॉल प्लांट को is crossed with homozygous dwarf plant, है ना। What will be the percentage of dwarf plant in the next generation। ये बिल्कुल अगर आप देखें तो सॉल्व करके भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 तरीके गैमेट्स बनाएगा, सिंगल हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कैपिटल T स्मॉल t, ये एक ही तरीके गैमेट्स बनाएगा, है ना। इसको आप इससे मिलाएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो स्मॉल t स्मॉल t। ये देखने में कैसे होंगे, टॉल, है ना, और ये देखने में कैसे होंगे, ड्वार्फ,
रेशियो कितना रहेगा 1:1, या फिर आप बोल दें 50% टॉल 50% डॉर्फ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डॉर्फ प्लांट इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो डॉर्फ प्लांट कितने रहेंगे 50%। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना था, डायरेक्ट भी हो सकता था, क्योंकि हेटेरोजाइगस और रिसेसिव के बीच का सवाल है, तो इसका मतलब ये टेस्ट क्रॉस हो गया, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना आता है 1:1, यानी 50% ये वाला रहेगा, 50% ये वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलील विच शो इंडिपेंडेंट इफेक्ट आर कॉल्ड। ठीक है, वो एलील्स जो अपना अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन है सप्लीमेंट्री एलील्स, कोडोमिनेंट एलील्स, एपिस्टैटिक एलील्स, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एलील्स। तो अगर एलील्स अपना अलग अलग इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल रोन कोट कलर इन कैटल्स, वो जो चित्तीदार कैटल्स होते हैं उनके ऊपर रेड कलर का वाइट कलर का पैच है, या फिर ब्लैक कलर का वाइट कलर का पैच है ना, या फिर जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए का एंटीजन का भी इफेक्ट दिख रहा है, बी एंटीजन का इफेक्ट दिख रहा है, या कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो अगर एलील्स इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं तो इसे बोला जाएगा फिर कोडोमिनेंट एलील, है ना, और ये फिनोमेना कहलाएगा कोडोमिनेंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कोडोमिनेंट एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन येलो राउंड हेटेरोजाइगस पी प्लांट, येलो राउंड are self-fertilized, the frequency of this genotype among the offspring is। कोई पूछ रहा है कि येलो राउंड हेटेरोजाइगस पी प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज कराया गया, येलो राउंड हेटेरोजाइगस मतलब वो ये वाली बात हो गई है ना, येलो और राउंड हेटेरोजाइगस, इसको सेल्फ कराया गया यानी कि ये इसको इसी से कराया गया है। तो ये बना कैसे होगा, जब आपने राउंड येलो सीड्स वाले को क्रॉस कराया होगा रिंकल्ड ग्रीन सीड्स से, है ना, F1 जनरेशन ये रिजल्ट आया, इसी को हमने सेल्फ करा दिया। तो बोल रहे हैं F2 जनरेशन में ऐसे प्लांट्स कितने होंगे, है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जीनोटाइप अमंग द ऑफस्प्रिंग इज, ऐसे कितना होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके, या तो आप पूरा वो पायलट स्क्वायर बनाओ 16 वाला, फिर आप उसके अंदर गिनो कि कौन से कितने हैं, है ना। इसका एक आसान सा तरीका है कि आप ये देख लो कि इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी हो रही है। जैसे कि इसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन एक है, तो इसमें गैमेट्स कितने प्रकार के बनेंगे, दो तरीके के, एक तो ये और एक ये। तो इसका मतलब ये कि इस टाइप वाले प्लांट कितने मिलेंगे, दो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन RRYY एंड स्मॉल r स्मॉल y पैरेंट, द नंबर ऑफ कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y जीनोटाइप्स इन F2 जनरेशन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, और उन्होंने की बार ये पूछा है कि ऐसे प्लांट्स कितने होंगे F2 जनरेशन। तो आप फिर से वही देखिए कि कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है। देखिए यहाँ पर डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है, तो कितने तरीके के गैमेट्स बनेंगे, तो आपकी बार 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे, है ना, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ, कैपिटल R स्मॉल y के साथ, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ, स्मॉल r स्मॉल y के साथ। तो जितने तरीके के गैमेट्स बन रहे होते हैं उतने ही तरीके के प्लांट्स आपको F2 जनरेशन नजर आएंगे। तो अगर ये जीनोटाइप दे रखा है तो आप बोलेंगे 4 तरीके के प्लांट मिलेंगे ऐसे F2 जनरेशन में। वो जो 16 का पनेट स्क्वायर है उसमें से इस तरीके के 4, और अगर पूछा जाता है ऐसे कितने होंगे तो आप बोलेंगे उन 16 में से ऐसे 2 होंगे। ये सवाल ऐसे ही बन सकता है जैसे कि आपको ये दोनों R कैपिटल और दोनों Y स्मॉल पूछे, F2 जनरेशन 16 में से ऐसे कितने होंगे, तो आप देखो इसमें कोई भी हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं, तो आप बोलोगे ऐसे प्लांट कितने होंगे 1, है ना, ऐसे कितने मिलेंगे केवल 1, है ना, गैमेट एक प्रकार बने। अगर वो इसको ऐसे पूछता है कि ऐसे प्लांट कितने मिलेंगे, तो इसमें भी होमोजाइगस कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब ऐसे प्लांट भी कितने मिलेंगे 1, है ना। तो आप गैमेट्स बना के देख लें, जितने प्रकार गैमेट्स उतने टाइप के प्लांट्स आपको F2 जनरेशन में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज, एक्सेप्शन बताना मेंडल्स लॉ। ऑप्शन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ लिंकेज। क्या आंसर हो सकता है? लॉ ऑफ लिंकेज है ना, आपने वहां पढ़ा भी होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता अगर मेंडल ऐसे कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेता कि जिनके जीन्स लिंक्ड होते हैं, और इन द मतलब लिंकेज वाली कंडीशन में, लिंक जीन्स वाली कंडीशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल्स लॉ के लिए एक्सेप्शन वाली बात कौन सी, लॉ ऑफ लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन द ब्लू आई कलर इज रेसेसिव टू ब्राउन आई कलर। ठीक है ना, ब्लू आई कलर रेसेसिव है ओवर ब्राउन, इसका मतलब ब्राउन डोमिनेंट है। इफ द बॉय हैज ब्राउन आई एंड हिज मदर इज ब्लू आइड, व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ हिज फादर।
मदर का बता रखा है और बच्चे का बता रखा है, फादर का फिनोटाइप पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लैक आई हो सकती है फादर की, ब्राउन आई हो सकती है, ग्रीन आई या फिर ब्लू आई। ऐसा क्वेश्चन आप ऐसे ही बता सकते हैं, मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कि ब्राउन आई डोमिनेंट है ब्लू पर, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि ब्लू आई रेसेसिव है ओवर ब्राउन। तो हम ये मान लें क्योंकि ब्राउन आई डोमिनेंट है तो हम ब्राउन को ले लेते हैं कैपिटल बी से, है ना, और ब्लू आई को रेसेसिव बता रखा है तो इसको हम ले सकते हैं स्मॉल बी से। क्वेश्चन में दे रखा है कि द ब्लू आई कलर इज रेसेसिव टू द ब्राउन आई कलर इफ द बॉय हैज ब्राउन आई, बच्चे की ब्राउन आई, ठीक है ना, बॉय हैज ब्राउन आई एंड हिज मदर इज ब्लू आईड, मदर ब्लू आईड, मदर जो है वो ब्लू आईड। तो आपको ये बताना है कि फादर का फिनोटाइप कैसा होगा, है ना। अब देखो अगर मदर ब्लू आईड है, ब्लू क्योंकि रेसेसिव है तो ये तो दोनों स्मॉल भी होंगे, है ना, और मदर की तरफ से भी क्रोमोसोम आधा पूरा सेट मदर की तरफ से आएगा तो इसके अंदर बच्चे के अंदर ये तो मौजूद ही होगा, है ना। लेकिन बच्चे का ब्राउन है, इसका मतलब यहाँ कैपिटल बी भी होगा, समझ रही बात। तो अगर इधर कैपिटल बी है तो मतलब बच्चा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला होगा, मदर वाला स्मॉल भी आया होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फादर कैसे रहे होंगे, तो फिर क्योंकि बच्चा ब्राउन आइड वाला है और ब्राउन आई ब्लू पर डोमिनेंट है, इसका मतलब 100% फादर ब्राउन आइड ही होगा। समझ आ रही बात है ना, आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हम लगा देंगे ब्राउन आई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a tall plant is crossed with dwarf plant and obtained progeny is half tall and half dwarf, ठीक है ना, half tall half dwarf यानी 1:1 की बात चल रही, then the genotype of progeny will be। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि जो रेशियो आ रहा है 1:1 आ रहा है, 50% वाला आ रहा है, इसका मतलब टेस्ट क्रॉस वाला सवाल है। अगर ये टेस्ट क्रॉस वाला सवाल है इसका मतलब एक पेरेंट इसमें हेटेरोजाइगस होगा और एक इसमें रेसेसिव होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है दोनों टी कैपिटल दोनों टी स्मॉल, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी यानी एक हेटेरोजाइगस और एक रेसेसिव, थर्ड वाले में एक डोमिनेंट है और एक हेटेरोजाइगस, फोर्थ वाले में दोनों ही हेटेरोजाइगस है। आपको 1:1 तो भी आ सकता है जिसमें कि एक पेरेंट हेटेरोजाइगस दूसरा रेसेसिव, टेस्ट क्रॉस, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ वन पेरेंट हैज ब्लड ग्रुप ए and other parent has blood group B, the offspring have which blood group? माँ बाप का ब्लड ग्रुप बता रखा है, फादर का है A और मदर का है B। क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये पूछा गया है कि बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, A B हो सकता है, O हो सकता है, B हो सकता है, A B A B और O। तो इस क्वेश्चन को भी हम बना के देख लेते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन में मान लेते हैं सपोज फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है ए और मदर का ब्लड ग्रुप हमें दे रखा है बी, फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है ए और मदर का ब्लड ग्रुप दे रखा है बी, और आपसे बच्चों का ब्लड ग्रुप पूछा है क्या हो सकता है ना। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बच्चों का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो ऐसे सवालों करने के लिए आपको फिर पेरेंट्स को हेटेरोजाइगस मान लेना चाहिए, है ना, ताकि आप ज्यादा आंसर कवर कर सकें। तो हम फादर को मान लेते हैं कि इनका जीनोटाइप जो होगा वो होगा ए और स्मॉल आई, और मदर का होगा बी और स्मॉल आई। हमने खुद हेटेरोजाइगस मान लिया ताकि आप ज्यादा आंसर कवर कर सकें। अब इससे कितने तरीके के गैमेट्स बनेंगे, दो, आई ए और स्मॉल आई, है ना। इनसे कितने तरीके के गैमेट्स बनेंगे, दो, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। अब जब इससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आई ए आई बी, और इसको इससे मिलाएंगे तो आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी, ठीक है, ये ए, ये बी और ये ओ। इसका मतलब बच्चों के अंदर चारों ही तरीके के ब्लड ग्रुप देखे जा सकते हैं, ए बी एंड ओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए बी एंड ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप बी marries a woman with blood group A and their first child is having blood group B, ठीक है। What is the genotype of child? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन ये है कि a man with blood group B marries a woman with blood group A, ठीक है, and their first child is having blood group B, बच्चे का blood group है B। Then what is the genotype of child? तो पूछा है कि child का genotype क्या हो सकता है।
देखो अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ए है और बच्चा भी ब्लड ग्रुप का पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों होंगे मोस्ट प्रोबेबली ये हेटेरोजाइगस कंडीशन ही इनकी रही होगी, है ना। क्योंकि अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अब ये कितने तरीके में बनाएगा, आई बी और स्मॉल आई ए और स्मॉल आई, ठीक है ना। तो अगर B इस I से मिलेगा तो ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है कि जिसका ब्लड ग्रुप B होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी बन सकती है जबकि बच्चे का ब्लड ग्रुप इस तरीके से हो। अब जैसे क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड, IA IB पहला ऑप्शन दे रखा है। देखो अगर IA IB होगा तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा दे रखा है IA IO, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन IA से ब्लड ग्रुप हो जाएगा उसका A। तीसरा ऑप्शन दे रखा है उन्होंने IB IO, ठीक है, तो यानी ब्लड ग्रुप B। और डी ऑप्शन दे रखा है IB IB यानी ब्लड ग्रुप B। तो अब इनमें से ऑप्शन C वाला बेटर रहेगा, इसलिए कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप IB IB होता तो फिर दोनों की तरफ से IB आता, तो ऐसे में तो दोनों पेरेंट्स के अंदर B ब्लड ग्रुप होना चाहिए था, इसलिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, IB और IO या IB स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The monosomic condition in human being depicted as XO is referred to as। तो इसे क्वेश्चन के अंदर मोनोसोमिक कंडीशन का जिक्र हुआ है, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए मोनोसोमिक क्या होता है। तो मोनोसोमिक का मतलब ये होता है कि 2n-1, कि अगर एक क्रोमोसोम कम है नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन तो इसे मोनोसोमिक बोलते हैं, अगर एक बढ़ जाता है तो उसमें ट्राइसोमिक बोलते हैं ना। मोनोसोमी ट्राइसोमी दोनों किसके अंदर आता है, म्यूटेशन के अंदर। आपने इसे पढ़ा होगा एनिप्लॉइडी वाली कंडीशन में। तो अगर XO वाली कंडीशन है मोनोसोमी वैसे, तो ऑप्शन क्या हो सकता है, क्रिमिनल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। क्या आंसर होगा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जीनोटाइप 45XO, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका टर्नर सिंड्रोम। बाकी ऑप्शन क्या दे रखे हैं इन्होंने, क्रिमिनल सिंड्रोम। क्रिमिनल सिंड्रोम को पॉलीवाई सिंड्रोम भी बोलते हैं, जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं ना, इसको सुपर मेल्स ही बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्रिमिनल सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं 47 और इसमें एक वाई बढ़ जाता है, तो एक वाई बढ़ जाता है तो हम इसे बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम, है ना। तो ये जो कंडीशन हुई ये हुई ट्राइसोमी वाली, सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी वाली कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st ट्राइसोमी, यानी उसके अंदर भी टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, जिसमें कि 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाती है ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या रहता है, टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाती है, जिसमें एक X बढ़ जाता है। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, X, तो इसे हम बोलते हैं फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर कोई XO वाली कंडीशन तो हमारा आंसर हो जाएगा 45XO के हिसाब से टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज द डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड पर्सन, देन इन देयर प्रोजेनी, बताना बच्चे कैसे होंगे। ये क्वेश्चन भी करके ही सॉल्व होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर किसी मेल या फीमेल के अंदर ये बता रखा है कि उनके माँ बाप में कोई सी के अंदर डिफेक्ट मौजूद था, कोई कलर ब्लाइंड था, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर बंदे को जिसके पेरेंट के अंदर कलर ब्लाइंडनेस मौजूद थी, इस तरीके की बात उन्होंने बता रखी, तो आपको उसको कैरियर लेना है, कैरियर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज द डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड पर्सन। अब कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको मालूम है कि ये एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर है ना, तो इसका मतलब फिर ये हुआ अगर कलर ब्लाइंड मैन है तो मैन को आप कलर ब्लाइंड कैसे लोगे, आप XY इसको बार बना दोगे C, ठीक है, क्योंकि X लिंक्ड है तो ये तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। मैन इज द डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड पर्सन, तो ये फीमेल है, इसके फादर कलर ब्लाइंड थे, हाँ, यानी XY। अब एक क्रोमोसोम तो लड़की को फादर की तरफ से आया होगा, इसका मतलब लड़की को आप कैसे मानोगे, आप कैरियर, ठीक है, समझ में वाली बात। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि उसके पेरेंट्स में कोई एक कलर ब्लाइंड था, तो इसका मतलब उनका वाला चीज इधर आएगा, तो इसका मतलब आपको इसको फीमेल को लेना है कैरियर। क्वेश्चन में फिर बोला है देन इन देयर प्रोजेनी, मतलब कितने बच्चे किस तरीके के होंगे, नॉर्मल होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, तो इनको फिर बना के देख लेते हैं। अब इसके गैमेट्स कैसे होंगे, जैसे XC और Y, इनके X और XC, ठीक है, इसको आप इससे मिलाएंगे तो X XC, तो ये तो फीमेल होगी और कैरियर भी होगी, है ना, कैरियर फीमेल
इसको इसके साथ लिखेंगे तो एक्सी यानी कि ये कैसी होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल, है ना, कलर ब्लाइंड फीमेल। इसको इसके साथ आप लिखेंगे तो एक्स वाई, ये होगा नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, और इसको इसके साथ लिखेंगे तो एक्स सी वाई यानी ये होगा कलर ब्लाइंड मेल। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि जैसे कि ये दोनों गर्ल्स का है पैटर्न और ये दोनों बॉयज का है, इन दोनों के अंदर ही हमें ये भी कलर ब्लाइंड नजर आ रहा है, ये भी कलर ब्लाइंड, यानी 50% गर्ल्स और 50% बॉयज कलर ब्लाइंड, है ना। ऑप्शन इस तरीके दे रखे हैं, नन ऑफ देयर डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, ये तो गलत हो गया। ऑल द सन्स आर कलर ब्लाइंड, ऐसा नहीं है ना। ऑल द डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, ये भी ठीक नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हाफ ऑफ देयर सन्स आर कलर ब्लाइंड, ठीक है, हाफ सन्स कलर ब्लाइंड, हाफ डॉटर्स भी कलर ब्लाइंड, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मदर इज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड फादर इज नॉर्मल, मदर इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड, कुछ तरीके की बात हो गई, है ना, एंड फादर इज नॉर्मल, अब क्या फादर को नॉर्मल लेना है, देन इन द ऑफस्प्रिंग दिस डिजीज मे बी सीन इन, तो हमें कितने परसेंट बच्चों में कैसा नजर आए कंडीशन। तो क्वेश्चन अब की बारी दे रखा है कि मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है ना, तो इनके जो गैमीट्स होंगे उनके अंदर पैटर्न इस तरीके नजर आएगा क्रोमोसोम्स का, ये ऐसे ही रहेंगे। तो अब जब हम इसको इसके साथ लिखें दोनों एक्स एक्स, तो अब की बारी हो गई नॉर्मल फीमेल, है ना, नॉर्मल फीमेल, इसको फिर इसके साथ लिखें एक्स एक्स सी, अब की बार ये होगी कैरियर फीमेल, है ना, कैरियर फीमेल। ये होगा एक्स वाई यानी नॉर्मल मेल, ये होगा एक्स सी वाई यानी कि कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हम आंसर देख लेंगे। तो सवाल ये था कि इफ मदर इज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कैरियर होगी, एंड फादर इज नॉर्मल, फादर की बात नॉर्मल है, देन इन द ऑफस्प्रिंग दिस डिजीज में बी सीन इन ऑल द सन्स, पहला ऑप्शन दे रखे हैं, तो सारे सन्स में तो नहीं, तो गलत हो गया। ऑल द डॉटर्स, सारे डॉटर्स के अंदर में नहीं, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट 50% सन्स एंड 50% डॉटर, 50% सन्स एंड 50% डॉटर कैरियर, ठीक है, तो 50% सन्स एंड 50% डॉटर्स कैरियर, ये वाली बात ठीक है। ऑल द सन्स एंड नॉट इन डॉटर्स, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी, है ना, कि 50% सन्स के अंदर नजर आ रहा है, 50% डॉटर हमें कैरियर नजर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो अगर फादर कलर ब्लाइंड था तो उनका वो जीन तो मदर के अंदर आया होगा, इसका मतलब मदर बज़ाहिर देखने में नॉर्मल है लेकिन वो रही होंगी कैरियर, है ना। नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, यानी कुछ इसी तरह की कंडीशन बन जाएगी, नॉर्मल है लेकिन फादर कलर ब्लाइंड है, तो वो वाला कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन तो इनके अंदर आया होगा, तो इनको खुद तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो मतलब वैसे तो ये नॉर्मल है लेकिन एक्चुअल में कैरियर है, इनकी शादी हुई नॉर्मल आदमी से, है ना। द सन्स वुड बी, तो बताना है कि सन यानी लड़कों के बारे में बताना है, ऑल नॉर्मल, ऑल कलर ब्लाइंड, 75% कलर ब्लाइंड, 50% कलर ब्लाइंड, तो सन के दो पैटर्न है, तो आधे कलर ब्लाइंड है आधे नॉर्मल है, तो आपको बताना 50% सन कलर ब्लाइंड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 50% कलर ब्लाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज सीन इन, तो सेक्स डिटरमिनेशन का पूरा एक स्लॉट है, XX XY XX XO ZW ZZ ZO ZZ हैप्लोडिप्लॉइड, तो आपको तमाम एग्जांपल याद होनी चाहिए, है ना। इसमें जैसे कि ये ZZZW वाला जो स्लॉट है ये बर्ड्स के अंदर मिल जाता है ना, तो बर्ड्स के अंदर भी जैसे पीकॉक कवर हुआ, इसके अलावा फाउल या एंडालूजियन फाउल, इन्होंने पुराने पेपर में इस तरीके से पूछा है, तो फिर इसका बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बर्ड्स वाला आंसर लगा नहीं, यानी कि पीकॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स फॉर वैलिन, तो आपको वैलिन का कोड बताना है, तो इसको या तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं आंसर को, वरना आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपने पढ़ा है वो पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है, उसमें होता ये है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन से जो एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है उसमें CTC की जगह हो जाता है CAC, है ना, तो T इज रिप्लेस्ड बाय A इन केस ऑफ DNA। तो RNA में फिर क्या रहा होगा, RNA में फिर जो चेंज आया होगा, C के सामने आएगा G, T के सामने A, C के सामने G। अब ऐसे DNA से जब आगे बना होगा C के सामने G,
ए के सामने टी, RNA है तो U और C के सामने G। अब अगर GAG कोड होता है तो जो अमाइनो एसिड आता है वो आता है ग्लूटामिक एसिड, और अगर कोड हो GUG तो अमाइनो एसिड कौन सा आता है, वैलिन। तो सवाल में उन्होंने यही पूछा था कि वैलिन का कोड क्या होगा, तो आपको आंसर बताना GUG है ना। वैसे आप डायरेक्ट भी रट सकते हैं इसे, और आप इस तरीके से सोच के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का AB रहेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ, ऑप्शन दे रखा है प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, सेग्रीगेशन या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगर दोनों ही एलील अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हुई, तो आंसर आ जाएगा हमारा कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने वो जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो नहीं कवर किया, क्योंकि बाकी थ्योरी वाले तो आप वैसे भी रट ही लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों को जो दिक्कत होती है वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट से होती है। मैंने हर एक पार्ट से क्वेश्चन कोशिश की कि मैं कवर कर सकूं। इसके अलावा भी अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन है जिसमें कि आपको जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर से अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं अगली वीडियो के अंदर अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वीडियो ही बना दूंगा उसके ऊपर पूरी, और अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं वहीं आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। और अगर इस जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व किए, अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। ज़्यादातर बच्चों को इन प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स में ही इस चैप्टर में दिक्कत होती है, तो मैंने वही कवर किया है ना। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी दिक्कत है आपकी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनसे रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो आप तक लगातार पहुंचते रहे।